नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। कुछ भोले भाले लोग आज के दिन को भी शुभकामनाएं देने लगे हैं और कुछ लोग प्रदूषित होती नदियां या धुआं छोड़ती हुई गाड़ी की तस्वीरें चस्पा कर पर्यावरण पर एक तरह से चेतावनी जारी कर रहे हैं। लेकिन हम एक लेमैन के तौर पर कैसे समझें कि पर्यावरण है क्या, वो कैसे बदल रहा है। बिहार में जहाँ गंगा में कटाव बहुत ज़्यादा है, उस अपने गाँव के आसपास की नदी को देखिए ध्यान से, जहाँ कटाव बहुत तेज़ है, उस कटाव की जगहों पर छोटे-छोटे गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों पर पक्षियों ने अपने घर बना लिए हैं। यानी उस जगह पर जहाँ कभी मछलियों के गाँव थे, अब वहाँ पक्षियों का डेरा है। इसका मतलब है कि गंगा नीचे जा रही है, पाताल में जाती जा रही है और ये एक संकेत है गंगा की वापसी का। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर दुनिया की पहली पर्यावरणीय गाथा सुनाता हूँ, गंगा आगमन की गाथा। वही प्रचलित कहानी है, बस थोड़ी-सी सहज बनाने की कोशिश की है। बहुत पुरानी बात है, थोड़ी ज़्यादा पुरानी, भगवान राम के पैदा होने से भी ज़्यादा पुरानी। एक थे राजा सगर, चक्रवर्ती राजा थे और चूँकि उनकी विजय पताका सुदूर समुद्र तक लहराती थी, इसलिए उन्हें नाम मिला था सगर। तो जो सगर का साम्राज्य था, वो चारों दिशाओं में था। मतलब आज के उत्तर प्रदेश से हिमालय तक और दक्षिण में नर्मदा तक। क्योंकि नर्मदा के पार जाने के रेफ़रेंस कम मिलते हैं और ये वो समय था जब बिहार के तरफ यानी नेपाल क्षेत्र में कोसी और घग्गर जैसी नदियाँ नहीं थी या रही भी होंगी तो भारतवर्ष तक नहीं पहुँचती थी। आज के गाजीपुर से आगे बलिया, पटना, सुदूर जंगल हुआ करता था और समुद्रिक इलाका था। एक तरह से बलिया बक्सर का जो क्षेत्र है रामायण काल में तारका क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है, ये उससे भी बहुत पहले की कहानी है। और राजा सागर का ये इलाका था, इस इलाके में पानी की कमी थी और ज्वालामुखी फटने की घटनाएँ अक्सर होती रहती थी। सूखे और बीमारी से जनता त्राहिमाम कर रही थी। राजा सागर को समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी विशाल जो है एक भूभाग में बसने वाले करीब 60,000 नागरिकों की रक्षा कैसे करे। तब राजा सागर ने बंगाल की धरती पर बसने वाले भूगोलवेत्ता आचार्य कपिल मुनि से सहायता माँगी। कपिल मुनि का प्रकृति को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग था। वे प्रकृति और पुरुष के संबंध के रूप में देखते थे और उनके सांख्य दर्शन की विषय वस्तु इसको विस्तार से बताती है। तो सगर के बुलावे पर कपिल मुनि उनके दरबार में पधारे और उन्होंने सगर को ये सुझाव दिया कि हिमालय से एक धारा को लेकर नीचे आया जाए। ज़रूरी है कि इसके लिए एक हिमालय से एक नहर निकाली जाए, एक धारा निकाली जाए जिसे यहाँ तक लाया जाए और समुद्र तक वो आगे जाए। उनकी इस बात को सुनकर लोग हँसे, उनका मज़ाक उड़ाया गया। अपना मज़ाक उड़ता देख मुनि भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो जो आपको उचित लगता है करिए और मुनि चले गए, उसके बाद थोड़ा समय बीता और वहाँ पानी का क्राइसिस बढ़ गया उस पूरे क्षेत्र में और जो सागर की उस इलाके में बसने वाले 60,000 लोग थे, वो त्राहिमाम करने लगे, एक तरह से जलने लगे और सागर को तब समझ में आया कि कपिल मुनि सही कह रहे थे और उन्होंने कपिल मुनि को माफ़ीनामा भेजा और दोबारा बुलावा भेजा और मुनि से आग्रह किया कि हिमालय से कहाँ से धारा लाई जाए, कैसे लाई जाए? इसके बारे में आप बताएँ और एक नक्शा तैयार करके दें ताकि काम शुरू हो सके। कपिल मुनि की इस सलाह के पीछे एक कारण ये भी था कि वे खुद जहाँ रहते थे, बंगाल की तरफ सागर किनारे, वहाँ भी मीठे पानी के स्रोत कम थे और पीने के पानी की दिक्कत थी। कपिल मुनि का मानना ये था कि यदि हिमालय से कोई धारा नीचे लाई जाएगी, तो वो धारा गुरुत्वाकर्षण के सामान्य नियम के तहत समुद्र तक आएगी और उनके क्षेत्र को भी मीठा पानी मिल सकेगा। फिर उन्होंने मानसरोवर में मौजूद एक झील के बारे में राजा सागर को बताया। इस झील को आज हम गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। उनका मानना था कि इस धारा को थोड़ी-सी दिशा दे दी जाए, तो पानी नीचे आ जाएगा। सवाल ये भी उठा कि मुनि जिस जगह से धारा को नीचे लाने की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये समस्या भी थी कि पानी यहाँ से भी आएगा नीचे, तो तेज़ी से आएगा और तबाही मचेगी। पर मुनि का सुझाव था कि इस क्षेत्र में कई तरह की लंबी घास पाई जाती है, कई तरह की लंबी लताएँ पाई जाती हैं, जो मिट्टी को पकड़ बनाए रखती हैं और इसलिए यहाँ से लाने में यदि सावधानी बरती जाए,
तो उस धारा को एक स्वरूप दिया जा सकता है। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और संगठित मानव श्रम। ये लगातार चलता रहा। इस कार्य को चलते हुए कई वर्ष बीत गए। राजा सगर बीमार पड़ गए। तब उनके पुत्र दिलीप की देखरेख में ये काम आगे बढ़ता रहा। वक्त बीता, सगर स्वर्ग सिधार गए। दिलीप की देखरेख में काम चलता रहा। दिलीप भी बुजुर्ग हो गए। और तो और कपिल मुनि भी अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। वे भी स्वर्ग सिधार गए। अब दिलीप की जगह उनके बेटे भगीरथ ने ले ली। कपिल मुनि की जगह उनके शिष्य वर्ष सहस्त्रयाजी इस नहर के काम की, इस धारा को नीचे लाने के काम की देखभाल करने लगे। और इस तरह कई सालों तक चलने के बाद राजा दिलीप की भी मौत हो गई और कई सालों के बाद इस नहर को जमीन पर लाने का काम पूरा हुआ। और जिसे आज हिंदू समाज भागीरथ प्रयास के नाम से जानता है, उस धारा को हम भगीरथ धारा के नाम से जानते हैं। और भारतीय जनमानस उसे गंगा की धारा कहता है। इस तरह से वो गंगा की धारा नीचे पहुंची। गंगा एक मानव निर्मित धारा है और जिसके आने का समय था और जिसने भरपूर जीवन दिया, धन धान्य दिया और एक तरह से अमृत दिया भारतीय समाज को। विडंबना देखिए, हमने धीरे धीरे उस धारा को मानना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जहाँ मछलियों के गांव थे वहाँ पक्षियों के अड्डे हैं, ये बताता है कि गंगा आप वापस जा रही है। हमें कोशिश करें उसको रोकने की, हमें कोशिश करें अपने पर्यावरण को समझने की, उसे बचाने की। बाकी पानी का आधा गिलास भरा है कि खाली, ये दर्शन तो आप सभी जानते हैं। बस इस पर्यावरण दिवस शायद ये कोशिश कर लें कि जितनी ज़रूरत हो उतने ही पानी का उपयोग करें।